अलीगढ़ में हमारे पीछे बड़ा सा पंडाल है जहाँ पे बहन जी भाषण कर रही हैं और तमाम लोग, हम ये कह सकते हैं कि लाखों लोग यहाँ पहुँचे। हालांकि गाइडलाइन 1000 की है, लेकिन बहन जी के चाहने वाले इतने हैं कि जो एक मेन एरिया है, जो बैरिकेटिंग है, उसके भीतर सीमित संख्या में लोग हैं जो कोरोना के तहत इलेक्शन कमीशन ने दिया। लेकिन उसके अगल बगल बाहर बड़ा सा नुमाइश ग्राउंड है ये, और इसका कोना कोना लोगों से भरा पड़ा है। क्या है अलीगढ़ में संभावनाएं बहुजन समाज पार्टी की, इसके बारे में हम लोगों से बातचीत करेंगे। हाँ, आपका नाम क्या है? कौशल। अलीगढ़ में 7 सीटें हैं, अभी सभी पे भाजपा है, भाजपा के मिले। इस बार का चुनाव कैसा होने जा रहा है अलीगढ़ में? बहुजन समाज पार्टी की कितनी संभावनाएं हैं? 4 सीटें बीएसपी की हैं और 2 सीटों पे मुचल्ला मंथन। अच्छा, 4 सीटें कौन कौन सी? बीएसपी। हाँ, कौन कौन सी सीट पे बीएसपी मजबूत है? खैर, बरौली और तुम्हारा छर्रा और एक का मुझे नाम नहीं आ रहा याद। अच्छा। नहीं, शहर पे नहीं है। आप बताएं सर। जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? यहाँ अलीगढ़ में क्या संभावनाएं हैं बहुजन समाज पार्टी की इस चुनाव? बहुजन समाज पार्टी को इस टाइम हम आज के वक्त पे, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी हमारी नेता आई हुई हैं, तो आज से हमारा पूरा जो सीट हमें पीछे दिखाई दे रही थी, वो सब आज 7 की 7 सीट विधानसभा की हम जीत रहे हैं यहाँ पर, और भारी बहुमत के साथ जीतेंगे। क्योंकि यहाँ पर सर्व समाज का ध्यान रखते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने यहाँ पर जो प्रत्याशी खड़े किए हैं वो बहुत ही योग्य और विद्वान और यहाँ तक पढ़े लिखे प्रत्याशी खड़े किए हुए, स्वच्छ छवि के प्रत्याशी। कहाँ लड़ाई बीएसपी आगे चल रही है? बीएसपी हमारी फिलहाल सबसे पहले खैर विधानसभा पे आगे चल रही है। हाँ, उसके बाद प्रत्याशी है वहाँ पे हमारी वो हैं चारू केन है। चारू केन है। हमारे इगलास विधानसभा क्षेत्र में स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि वहाँ त्रिकोणीय स्थिति बनने जा रही है। वहाँ पर पहली बार हमारे सुशील कुमार जी खड़े हुए हैं, तो इगलास विधानसभा में बहुत अच्छी स्थिति हमारी बनने जा रही है। और इसके बाद बरौली विधानसभा और हमारे खैर से हम पहले भी जीत चुके हैं, हम। और इगलास में पहले माननीय मुकुल उपाध्याय जी हमारे यहाँ जीते थे। और छर्रा पे स्थिति हमारी बहुत अच्छी है, क्योंकि पहले हमारी पार्टी से मूलचंद बघेल साहब जी लड़े थे, तो 20-20 वोटों से वो पीछे रहे थे। अब की बार वहाँ से यादव जी खड़े हुए हैं, तो तिलक राज यादव बहुत संघर्षशील हमारे विकास के नाम। आप बताएं, आप कहाँ से आए हैं? सर, हम खैर से आए हैं। अच्छा, कितने लोग आए वहाँ से? हम वहाँ से 2 बस आए हैं, पूरे गांव संग्रामपुर से आए हैं। हम खैर में 4 रुकन है जो हमारी मैम है, इन्होंने ऐसा दावा बोल रखा है खैर में जीत का 71 विधानसभा खैर से, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी इनके सामने अपना रोड शो निकालने के लिए तैयार हैं। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वो रोड शो निकालने के तैयार हैं, पर लेकिन हमारे युवा नेता हैं, बहन जी का आशीर्वाद, हम एक तरफा सीट निकलवाएंगे। कार्तिक चौधरी को विजय बनाएंगे, चारू केन को जिताएंगे। जय हो। और यहाँ पे क्या क्या संभावना है, इसके बारे में हम लोग। जी, आप कहाँ से आए हैं? छर्रा से। छर्रा विधानसभा 74। छर्रा में कैसी लड़ाई है? बहुत बढ़िया, आ गए हैं। 50,000 वोटों से जीत रहे हैं तिलक राज जी। 50,000 वोटों से जीत रहे हैं। जी सर। तिलक राज जी मजबूत प्रत्याशी हैं। पूरे प्रत्याशी हैं। अच्छा जी, बताइए। खैर विधानसभा से हमारी चारू केन पूर्व बहुमत से विधायक बन करके आएंगी, ये दावा है खैर विधानसभा वालों का। अच्छा, यहाँ पे मुद्दे क्या हैं चुनाव में? आप लोगों को क्या, आप लोग क्यों चाहते हैं सरकार बदलना? सरकार इसलिए चाहते हैं, एक तो बहन जी के शासन में सबसे सख्त कार्यकाल रहा था, सख्ताई प्रशासन के ऊपर। एक कहने पर बहन जी के शासन का बहुत पालन करा जाता है। दूसरी चीज़, महंगाई की मार बहुत तगड़ी है, और योगी जी ने और मोदी जी ने सबसे पहले के इलेक्शन लड़ा था गाय के ऊपर। गाय की गौशाला भाई साहब मैं दिखा सकता हूँ आपको, 3 जगह खैर में है। ऐसे हिरन के बच्चे बड़े सुंदर लगते होंगे देखने में, सुअर के बच्चा भी सुंदर लगेंगे, मगर गाय का दर्द नहीं देखा जाएगा भाई साहब। इतनी हालत बुरी है, कीच, भूखी प्यासी, और गाड़ दी जा रही हैं गाय मार मार कर। जब भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर तुमने गाय के ऊपर पिन्नी खा रही हैं, आज भी खा रही हैं। जब तुमने इलेक्शन लड़ा था, वोट भी चुनी और भेजे भी आप विधानसभा में भी, लोकसभा में भी, और केंद्र में भी बैठा दिए, लेकिन इस मुद्दा पूरा नहीं हुआ। और 70 साल केंद्र में कांग्रेस बैठी, मानते हैं, आपने तो 10 साल में कटोरा दे दिया हाथ में, जनता के हाथ में। क्या आप लोग
आप लोग क्या चाहते हैं, क्यों ये सरकार जो भी है वो बदलनी चाहिए और कितनी उम्मीदें हैं बीएसपी से? सर ये अपना नाम बताएं, कहाँ से आए? सर मेरा नाम संजीव कुमार है और पला साहिबाद से आया हूँ मैं। ये सरकार जो है, क्या है आप संजीव? सर मेरा छोटा अपना घर का वर्क है। सर ये सरकार है ना, समानता चाहती है, समानता, ये समानता की सरकार है। इसने सरकार ने, ये बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मणों को कई बार मौका दिया है, लेकिन ब्राह्मणों ने हर बार हमको धोखा दिया है। एक्चुअली क्या है कि देखो, हमारे आरक्षण का विरोध कौन करता है? कौन करता है आरक्षण का विरोध? SC ST के आरक्षण का विरोध करते हैं ब्राह्मण करते हैं, और हमारी बहन जी ने ब्राह्मणों को फिर भी कई बार मौका दिया है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। युवा जो है जाग गया है, उनको अच्छे बुरे की पहचान हो गई है। हाथरस के रामवीर उपाध्याय जी हैं जो बीएसपी में थे, आज जो वो बीजेपी में चले गए हैं। ठाकुर जयवीर सिंह भी बीजेपी में चले गए हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, हमें अपनी पढ़ाई की पहचान हो चुकी है, समझते हो ना सर। और रही बात गाय की, गाय और हिंदू और मुसलमान ये केवल इनका मुद्दा है लोगों को भड़काने का, समझते हो ना। इन्होंने जिसको भी माँ माना उसकी मट्टी पलीत कर दी, देश को माँ माने। इनकी औकात नहीं है माँ की रक्षा करने की। जो गाय को माँ मानते थे, गाय भूखी मर रही हैं, गाय भूखी मर रही हैं, मर रही है ना, सबको पता है। और ये जो किसान होते हैं, किसानों को खेतों को खा रहे हैं, समझ रहे ना। तो बस यही कहते हैं कि बीएसपी ही समान। जी तो एक उत्साह है और ये काफ़ी अच्छी बात है जो लोग कह रहे हैं कि युवाओं को मौका मिला है और बेहतर उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। और निश्चित तौर पे 3-4 सीटों पे, जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे हैं, लड़ाई कड़ी टक्कर है और बहुजन समाज पार्टी निश्चित तौर पे यहाँ पे आगे बढ़ती हुई दिख रही है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ अलीगढ़ से मैं अशोक दास, दलित दस्तक। साल 1993 में बहुजन समाज पार्टी ने अलीगढ़ में सबको चौंका दिया था। मुश्किल से 2000 मतों से बीजेपी सत्ता में आ पाई थी, जीत पाई थी। तब से लेकर लगातार एक दबदबा रहा है बहुजन समाज पार्टी का। और भले ही बहुजन समाज पार्टी जीत ना पाई हो विधानसभा सीट अलीगढ़ की, लेकिन कौन हारेगा कौन जीतेगा इसमें उसका फैसला हमेशा से रहा है। इस बीच में पिछले दिनों 2018 में महापौर की कुर्सी पर बहुजन समाज पार्टी ने कब्जा किया। तब से शहर में और अलीगढ़ में बहुजन समाज पार्टी काफ़ी ताकतवर बन के उभरी है। और इस बार विधानसभा चुनाव में रज़िया खान को टिकट दिया गया है नगर सीट से, अलीगढ़ सीट से। मैम, क्या मुद्दे हैं इस बार? देखिए, मुद्दे बहुत हैं, जनता की परेशानियां बहुत हैं, उन लोगों की बहुत समस्याएं हैं। लेकिन मेरा जो मेन मुद्दा है, जो मेरी प्रायोरिटी में रहेगा, जो मेरी प्राथमिकता में रहेगा, वो एजुकेशन रहेगा। जब मैं विधायक बनूंगी तो मैं अपने मुल्क के, अपने शहर के बच्चों के लिए कोशिश करूंगी कि जो इल्म से महरूम रह गए हैं, जो पढ़ाई एजुकेशन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए अच्छे स्कूल कॉलेजेस का इंतज़ाम करूँ। ये मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी, ताकि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे और बढ़ेंगे तो अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। कैंपेनिंग कैसी चल रही है आप लोगों की? बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी, थैंक गॉड। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी जोर लगा रही है बीजेपी, लगातार उसके बड़े बड़े नेता दौरा कर रहे हैं। हाँ, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, सब जनता सब कुछ जानती है। बीजेपी वाले भी कुछ ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लोग बेचारे परेशान नहीं है, क्योंकि सबका बिजनेस, सबका व्यापार तो चौपट किया है इस बीजेपी ने। तो अब जनता बेवकूफ़ नहीं है, वो ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगी जिससे लोग परेशान हों, आहत हों। अच्छा, यहाँ पे 7 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। इस बार आखिर आप लोग, क्या आप लोगों की रणनीति है और कि आप लोग उनको चुनौती दे पा रही हैं और पब्लिक आप लोगों को वोट क्यों करेगी? ये जनता का सिलेक्शन है, मैं इस बारे में क्या बोलूं, क्योंकि जनता जब साथ है तो कामयाबी ज़रूर मिलनी है। यहाँ अलीगढ़ पे एक गौशालाओं का भी मुद्दा हमेशा से रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ के मुसलमान को बीजेपी ज़्यादा बदनाम करती है। हाँ, देखिए, कोई बात नहीं है, बदनाम करने वाले जिनके पास कुछ बोलने को नहीं होता वो सिर्फ बदनाम करते हैं। शिकायत वो लोग करते हैं जो जिम्मेदार नहीं होते हैं। अच्छा, आप लोग, अभी योगी आदित्यनाथ जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, मुस्लिम समाज पे निशाना साधा था कि हम गर्मी शांत कर देंगे, कैराना का जिक्र किया था, तमाम चीज़ें। इस तरह की बातों से जब आप लोग सुनते हैं, तो इसी मुल्क में आप लोग भी रहते हैं, इसी अलीगढ़ भारत में ही है, कैसा रिएक्शन होता है? देखिए, हम इस तरह की पॉलिटिक्स हमने ना कभी की है, मैंने तो स्पेशली कभी नहीं किया। मैंने कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो की ही नहीं है। मुझे दुख इस बात का होता है कि इतने बड़े ओहदे पे बैठने के बाद, इतने बड़े उत्तर प्रदेश जैसे सूबे के सीएम होने के बाद इस तरह की छिछोरी हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं है। बीजेपी के अगेंस्ट में क्या जाएगा इस पर?
बीजेपी के अगेंस्ट में बीजेपी खुद जाएगी, उत्तर प्रदेश से बीजेपी जाएगी। तो कितने सीटों से जीतने की उम्मीद है आप? हम फुल बहुमत से जीतेंगे इंशाल्लाह। कैसी तैयारी चल रही है? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है मेरी। डोर टू डोर मैं लोगों के घरों पर जा रहा हूँ और जब मैं उनके घरों पर जाता हूँ लोग घरों से निकल कर मेरे साथ चल देते हैं आगे और बहुत उत्साह मेरा बढ़ रहा है कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखकर। आपके सीट पे किससे आपकी टक्कर है? देखिए कायदे से तो मेरी किसी से टक्कर नहीं है, बाकी दोनों कैंडिडेट दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं 4 साल से लोगों के बीच में हूँ, मैंने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। मैं वोट अलग चीज़ है लेकिन मैं उनके हर सुख दुख में 4 साल से उनके बीच में हूँ। और पिछली बार 7 सीटों पे बीजेपी ने कब्जा किया था, इस बार क्या स्थिति बदल गई है कि आप लोगों सीटें छीनने की स्थिति में है? देखिए वो हिंदू मुस्लिम करके और झूठ बोल के सरकार बना ली उन्होंने और काट की हड़िया एक ही बार चढ़ती है, दोबारा उसका नंबर नहीं आता। इस बार जिस तरीके से सरकार बनी उसी तरीके से वो मुँह के बल नीचे गिरेंगे। मैं गांव में जाता हूँ रात के टाइम, मतलब जो खेती करते हैं लोग, किसान लोग, वो इतनी ठंड में और गाय की रखवाली करने के लिए वहाँ पहरेदारी देते हैं। मैं तो ये समझता हूँ इतनी रात में कहीं किसी फैक्ट्री में चौकीदारी कर लेते जितना उन्हें खेत में नहीं मिलेगा, जितना उन्हें नौकरी करके चौकीदारी में मिल जाता है। स्थानीय मुद्दे क्या क्या है यहाँ पे आपकी सीट पे या फिर पूरे अलीगढ़ और प्रदेश की बात करें तो? देखिए हमारे यहाँ खास तौर से मैं छर्रा की बात कर रहा हूँ। छर्रा में हर घर में 2-4 लड़के पढ़े लिखे ग्रेजुएट बेरोजगार बैठे हैं। उनको पहले काम भी करते थे लेकिन इस कोरोना में और इस सरकार ने उन लोगों के रोजगार छीन लिए और वो सब लोग घर बैठे हैं और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, भुखमरी के कगार पे हैं। इन लोगों ने उन्हें राशन वासन दे के जो इनको ठगने का काम कर रही है, सब जनता सब समझ रही है। इन्होंने सिलेंडर का जो नाम लेते हैं, सिलेंडर जरूर इन्होंने दिए लेकिन सारे सिलेंडर कभी आप उनके यहाँ देखने जाएंगे कोई गैस पर मुझे खाना बनाते नहीं मिले, सारे लोग चूल्हे पे और कंडे पे। लगातार दौरे कर रहे हैं योगी जी यहाँ पे और तमाम बड़े बड़े नेता, वो तो उनको अपनी कुर्सी खसकती नजर आ रही है इसलिए लगातार दौरे कर रहे हैं। हमारी बहन जी आई हैं, 17 विधानसभा की एक सभा उन्होंने की है। उन्हें कॉन्फिडेंस है, उनके कार्यकर्ताओं का उत्साह आज उन्होंने देखा है कि जो है 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं वो, और जो है सभी कार्यकर्ता अपने बूथ को जिताने का काम करेंगे। अलीगढ़ में एक मुस्लिम समीकरण भी होता है, मुस्लिम समाज का भी, सपा भी मैदान में है, आप लोग भी हैं, किधर है वो समाज? देखिए इस 5 साल में मुस्लिम समाज सबसे ज़्यादा कुटा पिटा है। मुस्लिम समाज बहुत समझदार है और इस बार बहुत समझदारी के साथ वोट देने जा रहा है। तो 7 में से हम कितनी सीटें उम्मीद करें कि बीएसपी यहाँ पे लेके आएगी? 7 में हम 4 सीटें जीतने जा रहे हैं। तो ये हमारे साथ है छर्रा के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी तिलक राज यादव जो काफ़ी मजबूत स्थिति में है। कैसी तैयारी है इस बार? बहुत बढ़िया तैयारी है। जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है पिछली सरकार में और बहन जी की सरकार बनने जा रही है। किसका समर्थन मिल रहा है आप लोगों को? सभी वर्ग का मुझे समर्थन मिल रहा है। और देखिए बहन जी तो कभी धर्म की राजनीति करती नहीं, जातिवाद की राजनीति कभी करती नहीं है, तो हमें सभी वर्ग का साथ मिल रहा है। हम सब समाज को साथ जा रहे हैं, जो भी उनकी समस्याएं हैं हम डोर टू डोर जाके उनसे सुन रहे हैं और हम इंशाल्लाह जीत कर आएंगे। जो भी उनकी समस्याएं होंगी वो उसको हम पूरा करेंगे। मुस्लिम समाज को लेके बीजेपी लगातार टारगेट करती है, उनको लेके तरह तरह की बातें करी, जैसे एडवर्टीजमेंट चल रहा है कि हम, योगी जी ने कहा था कुछ दिनों पहले कि गर्मी शांत कर देंगे और तमाम चीज़ इस तरह के बयान दिए। उससे कितना गुस्सा है युवाओं में इस समाज के? देखिए गुस्सा तो देखिए जब किसी समुदाय के लिए बात होती है तो गुस्सा तो आता है, लेकिन हम उसका जवाब बहन जी की सरकार बना कर देंगे। और बहन जी अभी आप संबोधित करके गई हैं, उन्होंने बोला है, सब समाज के लिए बोला है, मुस्लिम समाज के लिए भी बोला है कि जो भी कानून है वो हमारी सरकार उसकी जांच करा के वापस लेगी और जो मुकदमे दर्ज कराए गए हैं उसको सब वापस लेंगी बहन जी। और बहन जी सारे समाज के लिए काम कर रही हैं, शिक्षा पे काम कर रही हैं, रोज़गार पे काम कर रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे काम कर रही हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या किसके लिए भाषण दे देता है। कानून बाबा साहब का कानून बनाया हुआ है इसका, और वो कानून का साया हम सब भाइयों के ऊपर है, हमारा कुछ नहीं होने वाला। अलीगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अलीगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा हर जगह देखिए जो कानून व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, वो शिक्षा है, रोज़गार है, सबसे ज़्यादा तो रोज़गार का है। महंगाई देखिए कहाँ चरम पर है, तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए बहन जी सरकार बनाने जा रही हैं और इंशाल्लाह सब चीज़ें कंट्रोल में होंगी। कितनी सीटें जीत रहे हैं आप लोग अलीगढ़ में? हम फुल बहुमत से सरकार बनाएंगे। अलीगढ़ में क्या स्थिति रहेगी? अलीगढ़ में देखिए 7 सीटें हम जीत के आने वाले। निश्चित तौर पर हर प्रत्याशी कहता है कि वो जीत रहा है, लेकिन 10
10 मार्च को नतीजे आएंगे तो साफ होगा। फिलहाल यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का जोश काफ़ी हाई है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ अलीगढ़ से मैं अशोक दास, दलित दस्तक। हमारी जो बीजेपी जो सरकार है ना, इतनी नालायक सरकार है, झूठे वायदे करती है। कोई भी वादा करता है, आज तक उन्होंने कोई भी काम पूरा नहीं किया। हमारी भर्ती भी है, सारा बंद कर दिया। हम भी पढ़े लिखे बंदे हैं, सारा चीज़ बंद कर दी उन्होंने। लेकिन इतना झूठा, जो बहन जी की जो सरकार आती है, भर्ती भी निकलती है, बालक नौकरी भी पाते हैं। अच्छी सरकार है, बहन बेटी भी सुरक्षित रहती है हमारी। और किसानों को भी वो मिलती है, गन्ना का भी मिलता है, धानों का भी, सब चीज़ का अच्छा प्रदर्शन होता है उसका। इसलिए इतना हाई रहता है सर, लॉ एंड ऑर्डर इतना बढ़िया रहता है कि कोई भी बहन बेटी कहीं भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस सरकार में तो सोच के लिए भी जाना, यूँ समझ लो इतना डर के भय से जी रही हैं बहन बेटियां बहुत ज़्यादा। हाथरस कांड देख लीजिएगा, आप छतारी कांड देख लीजिएगा सर, इतने कांड हुए हैं यहाँ पर, लेकिन ये मीडिया दिखाती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दलित वर्ग से आती हैं बहन बेटी, और जो बलात्कार करने वाले वो अपर कास्ट से आते हैं। इसलिए सर वो उन्हें कोई दबाया, उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। और मैं इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी को यहाँ पर सुनने आया हूँ और उनकी सरकार यहाँ पर देखना चाहता हूँ 5वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर। हाथरस यहाँ से पास में ही है। मैं हाँ बिल्कुल। तो जब हाथरस कांड हुआ था तो क्या माहौल था यहाँ पे, और किस तरीके से पुलिस ने वहाँ पूरा छावनी बना रखा था, किसी को जाने नहीं दे रहे थे, कैसा माहौल था अलीगढ़ का? सर यहाँ पर बहुत भयंकर माहौल था, कोई भी घर से निकलने नहीं दे रहे थे यहाँ पर पुलिस वालों ने। यहाँ पर ऊपर से योगी जी का डंडा था कि कोई भी यहाँ पर बाहर नहीं निकले अलीगढ़ तक में। जी सर जी, क्योंकि वहाँ पर हम अपनी बहन बेटी को एक बार आखिरी के तौर पर देख सकें उन्हें, लेकिन उन्हें देखने नहीं दिया। और तो हम तो बहुत दूर की बात, उनके घर के जो थे सदस्य, उनको भी सर देखने नहीं दिया। उनको सिकिल नहीं देखने दी, उससे पहले उनको दाह संस्कार कर दिया। मैं भी हाथरस गया था, मेरे को भी नहीं जाने दिया। मैं भी वहाँ 2 दिन मेरी रिश्तेदारी है वहाँ पर, मैं भी गया था वहाँ पर, लेकिन किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, रिश्तेदार को भी नहीं जाने दिया अंदर। कितना गुस्सा था उसके बाद यहाँ पे माहौल का? सर गुस्सा काफ़ी था और पुलिस वाले रोक रहे थे यहाँ पर, सब छाती फट रही थी। हमें हमारी बहन बेटी थी, हमें ये महसूस हो रहा कि आज ये किसी और के साथ है, कल हमारे साथ भी हमारी बहन जी एक ऐसी हैं जो बलात्कारियों को जेल के अंदर रखती हैं, मर्डरियों को जेल के अंदर रखती हैं, जितने भी माफिया हैं सबको जेल के अंदर रखती हैं। सर 2007 से 12 तक मायावती सरकार थी तो 1,24,000 कर्मचारियों के, सफाई कर्मचारियों की जगह निकाली थी। और इस सरकार ने एनडीए की भर्ती हुई थी, एनडीपीसी, हाँ उसका भी पेपर लीक करवा दिया है और उसकी वैकेंसी नहीं आ रही सर, और कोई वैकेंसी नहीं रही। यूपी पुलिस की भी वैकेंसी नहीं आई। सर मैं बहन जी का एक और शुक्रगुजार करूंगा कि मैंने देखा सन 1975 के लपेट में बड़े बूढ़े कहा करते थे कि भैया पकड़ के भर्ती करते थे, लेकिन बहन जी ने 2007 में वही दोहरा दिया जब 1,200 लाख जो जगह निकाली थी, 1.25 लाख जगह निकाली थी। सर जगह ढूंढ कर बच्चों को वहाँ पर लगाया और भर्ती होने के लिए भी राजी नहीं थे लोग। सर इस सरकार में दलित और पीड़ित की कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रही है। जो दलित वर्ग के जितने भी लोग हैं वहाँ गाँव लेवल पे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस सरकार को हम चाहते हैं कि हमारी बसपा सरकार है, बहन जी इस बार आए। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि अपने समाज के युवाओं में तमाम लोग कहते हैं कि बीएसपी सत्ता में नहीं आ रही, या फिर वो नेता ऐसा है, बहन जी पढ़ के बोलती हैं, या फिर रैलियां कम करती हैं, इसको लेके आप लोगों का क्या जवाब है? सर देखिए सर, जो और सभी बोलते हैं कि मतलब कि बहन जी देखकर बोलते हैं। अरे भाई सर जो बोलते हैं कि मतलब बहन जी देखकर बोलती हैं, क्या मैं पूछ सकता हूं कि मतलब इस देश के पीएम जी वो हेलीपैड? सर मैं बताता हूं सर, ये क्या है, बहन जी जो लिखकर जो बोलती हैं बिल्कुल सटीक बोलती हैं, एक भी किसी भी धार्मिक या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ कभी नहीं बोलती। लेकिन ये जो बिना लिखे जो बोलते हैं, ये सर जातिवादी के आधार पर कभी कुछ बोल जाते हैं, कभी कुछ बोल जाते हैं, कई बार दलित शब्द बोल जाते हैं, कई बार हरिजन शब्द बोल जाते हैं। इसलिए सर ये अनाप शनाप बोलते हैं, लेकिन बहन जी आज तक कभी भी ये नहीं बोलती। लेकिन सर इस चैनल के माध्यम से मैं आपका भी शुक्रगुजार करता हूँ कि दलित दस्तक जो हमारे समाज के अंदर बना हुआ है, और सर हमारी बात जो आप ऊपर सर पहुंचा रहे हो, क्योंकि सर और भी जितने भी चैनल हैं दलितों की सब आवाज़ दबाना चाहते हैं, लेकिन आप जो ऐसे हैं जिन्होंने दलितों की आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाया। सर जय भीम। मैं प्रवीण कुमार, मैं एक ही बात कहूँगा, मैं बीजेपी के खिलाफ एक ही बात बोलूँगा कि जो भी
मैं एक ही बात बोलूँगा, जो बीजेपी सरकार ने जो भी किया है सब किया है, पर एजुकेशन के बारे में मैं बोलूँगा कि कोरोना चल रहा है, कोरोना मंदिरों में नहीं चल रहा है, विद्यालयों में कोरोना चल रहा है। विद्यालय क्यों बंद कर रखे हैं? बच्चे घूमते हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। क्या अपने हिंदुस्तान में, अपने इंडिया में अगर लोकतंत्र चलेगा वो क्या मंदिरों से चलेगा? ना कि मंदिरों से नहीं चलना है, वो चलेगा अपनी एजुकेशन से चलेगा। इसलिए मैं बीजेपी सरकार के इसलिए खिलाफ हूँ। मैं इसलिए अपनी बीएसपी को इसलिए मैं समर्थन देता हूँ कि अपनी बीजेपी जो है एजुकेशन को समर्थन करती है, और बीजेपी जो धार्मिक तंत्रों पे बोलती है, वो धार्मिक तंत्र नहीं, यहाँ के एजुकेशन बोलेगा। ना कि कोई मंदिर का पुजारी बोल के अपने पार्लियामेंट को चलाएगा तो एक एजुकेशन वाला व्यक्ति पार्लियामेंट को चलाएगा, ना कि हमको सर एक बाबा साहब की एक सर दृष्टांत है, कहते हैं कि हिंदू से हिंदू कहे सुन भाई मेरी बात, धर्म हमारा एक है पर अलग अलग हैं जात, शास्त्र यही बतलाते जो मिल बैठे एक ठोर तो दोनों नरक में जाते। कहे प्रेमी कबराए हाथ ना मुँह से लगाइयो, मेरो धर्म नष्ट है या दूर तू बैठा रहियो। सर हमको इन दलितों को हिंदू वो जब मानते हैं जब इलेक्शन आ जाता है। क्यों? क्योंकि बानी भैया वो मोमडन है, आप हिंदू हो और इलेक्शन जाते चल बे तू फलाने दलित है, तू शूद्र है, तू ये है। सर हमको इस निगाह से देखा जाता है। इसलिए सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ बहन जी का। जय भीम जय भारत। लता मंगेशकर के निधन से न सिर्फ बॉलीवुड सितारे बल्कि पूरा देश दुखी है। रविवार शाम राजकीय सम्मान के साथ लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार मुंबई के शिवाजी पार्क में किया गया। इस दौरान बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी मैनेजर पूजा ददलानी के साथ पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। दोनों की श्रद्धांजलि देने के तरीके को ट्विटर पर शेयर कर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। दरअसल शाहरुख और पूजा ने एक साथ दो तरीकों से लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। इसकी एक खूबसूरत तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में शाहरुख खान दोनों हाथों को फैलाए इस्लामिक रीति रिवाजों से, तो वहीं पूजा ददलानी हाथ जोड़कर नमन करते हुए नजर आ रही हैं। इसके अलावा लता मंगेशकर के लिए दुआ पढ़ते हुए शाहरुख खान का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि शाहरुख खान के हाथों में एक फूलों का हार है। इसे वो लता दीदी के पार्थिव शरीर पर चढ़ाते हैं, फिर उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ पढ़ते हैं और उन पर फूंक मारते हैं। इतना ही नहीं, शाहरुख लता जी के लिए दुआ मांगने के बाद उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लेते हुए भी नजर आए। शाहरुख और पूजा की इस तस्वीर पर सोशल मीडिया में लोग जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग इस तस्वीर के संदेश को आइडिया ऑफ इंडिया से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ इस पर अपने धार्मिक विश्वास के आधार पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पार्थ का नाम के एक यूजर ने इस तस्वीर पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, एक देश कई धर्म और मैं इसी भारत में पला बड़ा हूँ। तो वहीं हरियाणा बीजेपी नेता अरुण यादव ने शाहरुख का वीडियो शेयर कर पूछा है, क्या इसने थूका है? इस पर प्रतिक्रिया देते हुए फिल्मकार अशोक पंडित ने बिना नाम लिए फटकार लगाते हुए ट्विटर पर लिखा, लता मंगेशकर जी के अंतिम संस्कार में थूकने का झूठा आरोप लगाने वालों को खुद पर शर्म आनी चाहिए। बता दें कि रविवार को शाहरुख के साथ ही पीएम मोदी, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, श्रद्धा कपूर, मधुर भंडारकर, रणबीर कपूर सहित बॉलीवुड के तमाम दिग्गज सितारे भी लता जी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए और उन्हें विदाई दी।